हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है और वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होती है। तो आप जो फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है और दूसरा कौन वेरिएबल कॉस्टिंग क्या है। बेटा वेरिएबल कॉस्टिंग को हम यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग भी बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है एक तरीके से। तो आप एक ही इसमें जाना, जो मैं वेरिएबल में पढ़ाऊंगा वही मार्जिनल में लिख के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का डिफरेंस। जहां पे हमारा बेसिस है इधर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, इधर वेरिएबल यानी मार्जिनल कॉस्टिंग। इंक्लूड की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड्स बोथ, यानी दोनों, वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्लूड करता है ये और फिक्स कॉस्ट को भी इंक्लूड करता है रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। जबकि जो वेरिएबल कॉस्टिंग होता है वो इंक्लूड करता है ओनली वेरिएबल कॉस्ट। सिर्फ किसको इंक्लूड करता है? वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करता है जो कि डायरेक्टली इनकर्ड इन प्रोडक्शन। ये बात तो समझ में आती है कि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों चीज आती है और उसके अंदर जो है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आती है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट बेटा इसी से रिलेटेड है, चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात की जाएगी। इसका टोटल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट भी आएगी और वेरिएबल कॉस्ट भी आएगी। इस चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है वो चार्ज होता है किस पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे। जबकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज होता है किस पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे। तो पहले दो पॉइंट बेटा सिंपल से पॉइंट है जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे एक ही बार में कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड करता है क्या? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड करता है बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्लूड करता है, वेरिएबल कॉस्टिंग जो है वो इंक्लूड करता है ओनली वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्टिंग किसको इंक्लूड करता है? वेरिएबल कॉस्ट को करता है डायरेक्टली इनकर्ड इन प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे जो चार्ज करता है, ये टोटल कॉस्ट जो है चार्ज होती है टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे। और टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट भी आएगा और वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा। जबकि यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चार्ज होता है टू द प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 3 आल्सो नोन एज, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज फुल कॉस्टिंग। इसको फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं कि इसमें सब चीज कवर की जाती है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज मार्जिनल कॉस्टिंग और डायरेक्ट कॉस्टिंग, यानी वेरिएबल कॉस्टिंग को मार्जिनल कॉस्टिंग या डायरेक्ट कॉस्टिंग भी बोल देते हैं। क्लियर हो गया? तो बेटा 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। काफी इजी पॉइंट है बेटा, एक बार में याद होने वाले पॉइंट है सारे। अगर हम यहाँ पे स्टॉक की अगर हम बात करें तो ओपनिंग और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो वैल्यूड होता है यहाँ पे किस पे? टोटल कॉस्ट पे। और टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आती है ना, विच इंक्लूड्स बोथ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। ये लाइन तो रिपीट हो रही है कि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी, यानी कि दोनों जो स्टॉक है ये भी टोटल कॉस्ट पे वैल्यूड होंगे। इसका मतलब दोनों कॉस्ट आएगी इसमें। स्टॉक वैल्यूज इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है वो आर देयरफॉर, जिसके कारण जो स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो हायर होती है देन मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि इसमें दोनों कॉस्ट आ रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक की जो कॉस्टिंग है वो हायर होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे स्टॉक जो वैल्यूड होते हैं वो सिर्फ किस पे होते हैं? एट वेरिएबल कॉस्ट पे होते हैं। और इसलिए यहाँ पे जो स्टॉक की वैल्यूज होती है वो क्या होती है? लोअर होती है इन मार्जिनल कॉस्टिंग देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इसमें आप 2 पॉइंट भी बना सकते हो चाहे तो। देखो कैसे, एक तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे वैल्यूड होंगे टोटल कॉस्ट पे, यानी किस पे? इंक्लूड करता है जो कि टोटल कॉस्ट जो कि इंक्लूड करती है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों कॉस्ट इसमें आएगी किसके अंदर? स्टॉक के अंदर। तो दोनों के दोनों कॉस्ट आ रही है। इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट आ रही है स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक वैल्यूड होंगे वो सिर्फ किस पे होंगे? वेरिएबल कॉस्ट पे। ये बात समझ में आ गई? फिर पॉइंट आप ऐसे बढ़ा सकते हो कि स्टॉक जो वैल्यूज, स्टॉक की जो वैल्यूज होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वो क्या होती है? हायर होती है देन मार्जिनल कॉस्टिंग। जबकि जब स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे जो होती है वो लोअर होती है देन किससे? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अगर कंपेयर करें तो स्टॉक की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? कम होती है। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से इसकी कंपेरिजन करें तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कम है, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है। तो कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए आसानी से। 5वें पॉइंट पे आते हैं बेटे। यहाँ पे ये वर्ड जो मिट गया है इसका नाम ये है हमारा इंटरनल, ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक एक्सटर्नल। तो अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यहाँ पे मिट गया थोड़ा बहुत। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग टू द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज किया जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए। किसको रिपोर्टिंग करने के लिए? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। बेटा स्टेक होल्डर मतलब होता है इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी जो आपकी कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। बहुत बच्चे स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में कंफ्यूज होते हैं। बेटा शेयर होल्डर एक छोटा टर्म है जो कि इसी के अंदर आता है, स्टेक होल्डर के अंदर ही शेयर होल्डर आता है। क्योंकि स्टेक होल्डर में सब कुछ आ जाता है, आपके कस्टमर आ जाएंगे, सप्लायर आ जाएंगे,
ठीक है, आपके शेयर होल्डर भी आ जाएंगे, डिबेंचर होल्डर भी आएंगे, सब आ जाएंगे, जितने भी है ना सब इसके अंदर आते हैं, जो कंपनी से रिलेटेड होंगे, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली, वो स्टेक होल्डर होते हैं। क्लियर है? नहीं, इंटरेस्टेड पार्टीज। तो शेयर होल्डर भी इसके अंदर ही आता है। तो उसने बोला यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज किया जा रहा है रिपोर्टिंग करने के लिए, किसको? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए, ठीक है, एज वेल एज साथ ही साथ फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग टैक्सेस, यानी टैक्स फाइल करने के लिए भी इसका यूज किया जा रहा है। जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग जनरली जो यूज होती है वो इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए होती है। बेटा किसके लिए होती है? इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए होती है। आगे मैनेजरियल डिसीजंस जो है यहाँ पे लिए जाते हैं, मैनेजरियल डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ क्या? वेरिएबल कॉस्टिंग। तो कौन से डिसीजन लिए जाते हैं? यहाँ पे मैनेजरियल डिसीजन लिए जाते हैं। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन की। अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इसका यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट को, जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग जो है कैलकुलेट करता है पहले तो कंट्रीब्यूशन। ये मेनली यूज किया जाता है कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि कैसे निकाला जाता है? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने के, यानी सेल में से आप जब वेरिएबल कॉस्ट घटाते हो तो कंट्रीब्यूशन आया था। तो बेटा देखो 3 पॉइंट ऊपर के आपको समझ में आ गए थे, नीचे के 3 पॉइंट में रिपीट करो, प्लीज ध्यान से सुन लेना, छोटी सी वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ पे वैल्यूड होता है टोटल कॉस्ट पे, जो कि टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होता है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जबकि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग जो स्टॉक होते हैं वो वैल्यूड होते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। यहाँ पे स्टॉक के अंदर दोनों कॉस्ट होने के कारण स्टॉक की वैल्यू हायर रहती है, यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू लोअर रहती है। क्लियर? नंबर 2 इंटरनल एक्सटर्नल। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का यूज हो रहा है रिपोर्टेड टू द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के लिए और एज वेल एज टैक्स को फाइलिंग के लिए, टैक्स फाइलिंग के लिए भी या फाइलिंग टैक्सेस के लिए भी इसका यूज हो रहा है। जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग जो है जनरली यूज होता है इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, और यहाँ पे मैनेजर जितने भी डिसीजंस है वो लिए जाते हैं किससे? वेरिएबल कॉस्टिंग से। आगे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के काम आता है। जबकि ये जो है ये कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए मेनली फोकस करता है कंट्रीब्यूशन पे, जो कि निकलता है आपका सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटा के। ठीक है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लिखा भी देखो, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। यूज की अगर हम बात करें तो ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ये निकालता है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, यानी फिक्स्ड ओवरहेड की कॉस्ट निकालेगा, वो भी पर यूनिट पर। किस पर निकालेगा? पर यूनिट पर। तो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, जबकि ये डिटरमाइन करता है, ये एम है बेटा जो हल्का हल्का मिट गया, डिटरमाइन करता है फिक्स्ड ओवरहेड, ये भी निकाल रहा है, बट किस पे निकाल रहा है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट निकाल रहा है लमसम बेसिस पे, नहीं अमाउंट पे, यानी ऐसे मिलेगा यहाँ पे 10 लाख 5 लाख 7 लाख ऐसे मिलेगा, यहाँ पे जो है पर यूनिट पे मिल जाएगा। ठीक है ना? किस मिल जाएगा? पर यूनिट मिल जाएगा, जैसे 4 रुपए पर यूनिट, 7 रुपए पर यूनिट, 1000 रुपए पर यूनिट, ऐसे। तो यहाँ पे ये डिटरमाइन करता है कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को पर यूनिट पे, यहाँ पे डिटरमाइन करता है जो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड है उसको कैसे? लमसम। यहाँ पे लमसम रहेगा, तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे लमसम यानी सीधा अमाउंट होगा, यहाँ पे पर यूनिट हो जाएगा। क्लियर? मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ बेटा, मैं पहले से लिख के तैयारी रखता हूँ आपके लिए, ताकि आपका जो टाइम है बेटा बच जाए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इस चीज में कि लिखने से आपको ही फायदा होता है, क्योंकि अगर मैं आप वीडियो चलाते वक्त अगर मैं लिखूंगा बेटा तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, यानी जो 5 7 10 मिनट की वीडियो है वो पूरा कम से कम नहीं तो 40 मिनट की खिंच जाएगी, जिससे आपको आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं पहले लिख देता हूं ताकि जो वीडियो ना वो 10 मिनट 11 मिनट के आसपास बने, आपका भी टाइम बचे, और क्या नाम है, इससे क्या होता है आप और भी डिफरेंसेस देख, टाइम बचेगा तो और भी डिफरेंस देख पाओगे ना। तो इसलिए मैं आपको क्या फटाफट से क्या लिख करके तैयारी रखता हूँ अच्छे पॉइंट्स, ताकि आपको जल्दी समझ में भी आ जाए और आपका टाइम भी बच जाए। क्योंकि आप सबके सब ना बेटा लास्ट मोमेंट पर जो पढ़ाई करते हैं वो बच्चे हो, मैक्सिमम 99% बच्चे ऐसे आते हैं जो लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे होते हैं, या तो पेपर वाले दिन ही पढ़ रहे होंगे, जो पेपर वाले टाइम ही पढ़ रहे होंगे, ऐसे भी होंगे जो पेपर अंदर घुस रहे होंगे गेट पे तब भी पढ़ रहे होंगे, अरे पढ़ लेता हूँ क्या ये आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट मिनट वालों के लिए टाइम बचाना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए तैयारी की है, और होप सो आपको समझ में आ भी गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।